नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके महत्वपूर्ण भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी का चैप्टर 18 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां पुनर्स्थापना। आशा है आप सभी लोग का रिजल्ट अच्छा रहा होगा। बिहार टीचर का ट्रेनिंग चालू हो गई है। कुछ हमारे मित्र हुए हैं, एक मित्र हमारे दरभंगा पीजीटी इतिहास में हुए हैं और वहाँ पर उनके साथ हमारे यूपी से सहयोगी मित्र आजमगढ़ के भी ज्वाइन किए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब यूपी और बिहार का एक संगम मिलता है प्रांतों में, और टीचरों की ये नौकरी का जो क्रम चला है बहुत ही अच्छा। आपस में एक दूसरे को स्टेट से दूसरे स्टेट तक नौकरी करना, अपनी संस्कृति सभ्यता का यह जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं, हमारी सभ्यताएं वहाँ तक जाती हैं, वहाँ की सभ्यताएं हम देखते हैं, अपनाते हैं। काफ़ी अच्छा एक सामंजस्य होता है और अनंत शुभकामनाएं हम देते हैं अपने उन विद्यार्थियों को, मित्रों को, सहपाठियों को जो कि बिहार टीचर में सिलेक्शन होकर अब ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गांधी मैदान में रिपोर्टिंग करके ज्वाइनिंग लेटर लेके आप अपने स्कूल में ज्वाइन करेंगे। यही कार्य प्रणाली रहेगी बिहार टीचर की। तो सभी पीजीटी टीजीटी कक्षा 6 से 8 चयनित बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं, किसी भी प्रांत से हैं, सबको हम अनंत शुभकामनाएं कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल की तरफ से दे रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। हमारा जो विषय था परिणाम, और उसके बाद 1971 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसका परिणाम, 5वीं लोकसभा, उसके बाद क्या कार्य प्रणालियां हुई। तो कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की, इंदिरा की कांग्रेस ने। तो कांग्रेस लोकसभा चुनावों में जीती और राज्य स्तर, देखिए राज्य स्तर का भी जो राज्य विधानसभा चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी की पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिला चुनाव में भी। और इन दो लगातार जीतों के बाद केंद्र का चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव, इन लगातार जीतों के साथ, मतलब विन होने के साथ ही साथ क्या हुआ, कांग्रेस का दबदबा कायम हुआ। कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। देखिए विद्यार्थियों, इसमें यह हुआ कि ग्रैंड अलायंस, महाजोट, जिसको हिंदी में महाजोट कहते हैं, ग्रैंड अलायंस बना, मुंह की खा गया। मुश्किल से 40 सीट आई और कांग्रेस ने भारी मात्रा में 48.4% मत प्राप्त किया और विपक्षी पार्टियों को और कांग्रेस के जो ऑर्गेनाइजेशन थे मात्र 6 सीटें मिली। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी की जो रिक्विजिशन कांग्रेस थी, उसने बहुमत से जीत हासिल की 5वीं लोकसभा चुनाव 1971 में, और राज्य विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर से कायम हो गया। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में आ गई थी। भीषण रिक्विजिशन, जो इनकी कांग्रेस रिक्विजिशन पार्टी थी इंदिरा गांधी की, और इनकी एक सत्ता में प्रभावशालीता और कार्यकुशलता में दक्ष की विपक्षी भी दम रह गए देखकर कि इंदिरा गांधी का यह कैसा रूप, और किस तरीके से इस महिला ने विपक्षी पार्टियों में से भी और अपनी पार्टी से इतर भी पार्टियों में से अपने विश्वसनीय लोगों को खड़ा किया, और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के भारी विरोध के चलते भी अपनी पार्टी कांग्रेस रिक्विजिशन में एक बहुमत का संचार किया। समाज के विभिन्न वर्गों में ये लोकप्रिय हुई। ये
इंदिरा की पार्टी लोकप्रिय भी थी, समाज के विभिन्न वर्ग में गरीबों को, वंचितों को, बेरोजगारों को इसी मुद्दे पर जीती थी। 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व, चार साल की इस अवधि में, ड्यूरेशन में, इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। कांग्रेस लोकसभा चुनावों में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी जीत गई। इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज में विभिन्न वर्गों में ये लोकप्रिय भी थी। कांग्रेस महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी, चुनौतियों का पूरा सामना किया। इसके बाद कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन आया। अगला विषय क्या आया? कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन, मतलब कांग्रेस ने अपने आप को फिर सजीव किया। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। कांग्रेस एक सोच थी, कांग्रेस एक प्रोसीजर थी, कांग्रेस एक मेथड था, कांग्रेस एक विश्वास था जनता का। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन, इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया था, इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया था वो पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया था वो पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। एक नया इसका कलेवर हमको देखने को मिला। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया था वो पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। अब एक नई शुरुआत, पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था। मतलब लोगों के बीच में क्या इसकी अहमियत थी, क्या वैल्यू थी, वो बात यहां कही जा रही है, जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था। लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी।
इंदिरा रिक्विजिशन, इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया था वो पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतया ही, पूरी तरीके से यह पार्टी पूर्णतया ही अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। यह पार्टी पूर्णतया ही अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी किसका पार्टी का सांगठनिक ढांचा ही, इंस्टीट्यूशनल इस पार्टी का संगठन होता है तो इसको कहते हैं सांगठनिक विशेषण है। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा ही भी अपेक्षाकृत कमजोर था। संगठन में शक्ति नहीं थी, कहने का ये मतलब। इसके भीतर कांग्रेस की बात जब करते हैं तो ये सारी बातें आती कि जब का अलायंस खिलाफ हो जाता है इंदिरा गांधी के, हमेशा राजनीति, पार्टी में भी राजनीति होती थी। वो समझते थे कि इंदिरा को अपने उंगली पर नचा लेंगे और इंदिरा को 1 साल से कम का अनुभव है, वो राजनीति में किस प्रकार से विलग होकर अपनी पार्टी बनाकर किस प्रकार से विजय प्राप्त कर पाएंगी। ये इनको दम बताई, अभिमान था कांग्रेस अलायंस को। लेकिन इंदिरा ने जोरदार तमाचा दिया और अपनी कूटनीतिकता और अपने साहसिक निर्णय के बल पर वह केंद्र में भी सरकार बनाई और विभिन्न राज्यों में भी उनकी सरकारें बनी। इस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे। इंदिरा ने जो बनाया उसमें गुट नहीं बनाया, स्वयं ही वो थी नेता उसकी। इस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे। यानी का मतलब कि इसका मतलब तात्पर्य है, यानी जो हिंदी में बोलते हैं यानी कि मतलब कि तात्पर्य है, यानी अब वह विभिन्न मतों, मतलब कई तरह की विचारधारा और हितों को एक साथ लेकर, मतलब सबका साथ सबका विकास हो गया बात, एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। यह इंदिरा की पार्टी थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, एक एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन ब्रेक करके क्वेश्चन बनाने की जो कला है एनसीईआरटी में, यही आपको डेवलप करनी। यू हैव टू enhance your powers, assume questions and then solve it. The complete gist or the crux of the NCERT is exist itself a new question, is exist itself a new concept, is exist itself a new question paper.
हाउ कैन यू इंट्रोगेट देम, किस तरह से इस पूरे थ्योरी को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरोगेट करिए, रिसर्च करिए, इन्वेस्टिगेट करिए इसमें कि हाउ कैन वी मेक क्वेश्चन फ्रॉम लाइन टू लाइन, एवरी लाइन, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी फिनोमेना, एवरी मेथड एंड एवरी जिस्ट। इसमें क्या है आखिर, कैसे क्वेश्चन यहां बन सकते हैं, पूरा आत्मसात कर लीजिए। इसको कहते हैं आत्मसात कर लेना। अपने अंदर सर्व समाहित आप करेंगे सिलेबस को, एक एक पॉइंट पर पूरी पकड़ होगी। यू हैव टू इनहैंस योर अंडरस्टैंडिंग पावर टू प्रोपोगेट विद दिस लेक्चर, टू प्रोपोगेट विद दिस कॉन्सेप्ट, टू प्रोपोगेट विद दिस पैराग्राफ, टू प्रोपोगेट विद दिस पोइट्री, प्रोज, जो भी है इसके साथ आपको चलना है, साथ साथ चलना है। प्रोपोगेशन होना चाहिए आपके माइंड का, योर माइंड्स प्रोपोगेशन विद द ट्यूनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, एंड यू हैव टू एबिलिटी, generate ability and enhance your skilling power to generate some questions and then answer it. यही यूपीएससी करती है। इस बार के पेपर में क्या कर देगी किसी को नहीं पता, कहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, हाउ कैन वी रिलेट विद द करंट अफेयर्स फ्रॉम आवर मेन सब्जेक्ट। तो इनको बेस बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को, थ्योरीज को बेस बनाते हैं। लेकिन चुनाव तो जीते, लेकिन जीत के लिए पार्टी क्या की, कुछ लोग असंतुष्ट हुए। चुनाव तो जीत गई कांग्रेस, लेकिन जीत के लिए पार्टी ने क्या किया, कुछ सामाजिक वर्ग। अब देखिए यहां गेम हो गया, इस पूरे पैराग्राफ का सार यहां पर है। चुनाव तो जीती पार्टी कांग्रेस की, लेकिन कुछ सामाजिक वर्गों जैसे कि गरीब, ध्यान दीजिए, लेके चले थे कि हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे, कमजोर तबकों को सहारा देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो जीत तो गई पार्टी उस मुद्दे को लेकर, लेकिन कुछ सामाजिक वर्ग जैसे कि गरीबों, महिलाओं के अधिकार की बात की थी इंदिरा गांधी ने, और तीसरा जो वर्ग था जिसके बारे में बात की और उन्हें वोट मिला, दलित, वोट बैंक। ऐसा कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वोट बैंक। तो ये शुरू से चला आ रहा है। आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, थोड़े से लालच के लिए अगर अपने वोट को बर्बाद करते हो, उसका खामियाजा पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। अब वो विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी कांग्रेस, और इस पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे कि गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, और ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट यहीं पे कीवर्ड है इस पूरी समरी का, कि कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन, कि जो मोटो लेके हम चले और चुनाव जीत गए, लेकिन वो वर्ग थे, वंचित वर्ग, गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर, और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। समझिए, लेकिन जीत के लिए पार्टी ने क्या किया, गरीबों पर, महिलाओं पर, दलितों पर, आदिवासियों पर और अल्पसंख्यकों पर निर्भरता दी कि हम इन पर निर्भर हैं। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई, अब देखिए यहां क्या हो गया, अस्तित्व ही नहीं रहा उसका, एक नई कांग्रेस देखने को मिली। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई, अब जो कांग्रेस उभर कर सामने आई, वो एकदम नई कांग्रेस थी।
वह एकदम नई कांग्रेस थी। वो थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पहले वाली, और ये थी कांग्रेस रिक्विजिशन। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं थॉरो रिवीजन देता हूं, पूरा डिक्लेरिफाई कर दूंगा। आप लोग प्लीज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के इस बेस को क्रैक करने की कोशिश करें। हम लाइन टू लाइन क्वेश्चंस कैसे जनरेट करेंगे, हाउ कैन वी इनहेंस आवर कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी to make questions or the make answers with the line to line reading of this gist of NCERT content. Our today's lecture कांग्रेस प्रणाली एंड पुनर्स्थापना, और हमारे पास जो चला 1971 फिफ्थ जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी लगातार जीती। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी, लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में ये लोकप्रिय पार्टी भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी। कांग्रेस प्रणाली और पुनर्स्थापना, इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया था वो पुरानी कांग्रेस के पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल थी, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतया ही अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। ये पार्टी पूर्णतया ही अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। इसका मतलब कि अपने लीडर पे ही ये पूरी तरीके से डिपेंड थी। इसका सांगठनिक ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर था। इस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी कि मतलब कि दैट मीन्स कि अब ये विभिन्न नेता विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने क्या किया, चुनाव जीते, लेकिन जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों, कैसा कहा गया, कुछ सामाजिक वर्गों, देखिए विभेद हो गया यहाँ पे पार्टी में। यही देखिए एक नई चीज देखने को मिली कि कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वो एकदम नई कांग्रेस थी, टोटल पॉलिटिकल रिब्यूकल पार्टी, पूरी तरीके से अपने फायदे के लिए एक वर्ग को इस्तेमाल करने वाली पार्टी, जो हमें लग रहा है ये देखकर जो लिखा हुआ है। तो एक तरीके से फोकस कर दिया इन्होंने, लेकिन जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर अब सामने आई, जो दिखने लगी, वो एकदम नई कांग्रेस थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा 1971 इलेक्शन रिजल्ट एंड देन आफ्टर, एंड देन द सेकंड टॉपिक विल बी कांग्रेस प्रणाली और पुनर्स्थापना। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण अपडेट है, एमपी पीसीएस मेंस के एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह आ गए हैं और एमपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 which will be held on approximately 28 April 2024. It will be approximately, but it will be confirmed date 28 April 2024. There are two vacancies
स्टेट सर्विसेज एग्जाम एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इसमें हम लोग प्रीलिमिनरी एक ही एग्जाम में देंगे, OMR में हमें आएगा हैव एवर यू अप्लाइड फॉर SSC, हैव एवर यू अप्लाइड फॉर SFS, तो हम लोग दोनों को ऑप्ट कर देंगे, बोथ, और नहीं तो दोनों बोलो के अलग अलग भर देंगे। तो ये हमारा कंसीडर हो जाएगा कि हम स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी एलिजिबल है और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी एलिजिबल है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस के सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के ही स्टूडेंट अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में सिंपल ग्रेजुएट अप्लाई कर पाते हैं। मेंस SSC और SFS का अलग अलग हुआ। अभी SFS का मेंस हो रहा है, फॉरेस्ट का मेंस 2022 का, तो उसकी भी अपडेट है। इसके बाद MP में जो प्राध्यापक परीक्षा थी उसके भी डेट्स आ गए हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन इंटरव्यू की है जो MP में असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2022 का जो वैकेंसी था उसके इंटरव्यू की भी डेट आ गई है, जो अभी आगे वाले महीनों में कुछ में होने वाली है, तो आप लोग धैर्य रखिएगा। यूपी TGT PGT के लिए अनवरत धरना हमारे मित्र, हमारे सीनियर सहपाठी वहां लखनऊ में दे रहे हैं, और कुछ सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उसके बाद लगभग जो भी पद हैं बढ़ेंगे। LT के जो अर्हता मानक का जो प्रश्न चल रहा था इसको भी सॉल्व करने का पूरी तरीके से दबाव